नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। आज नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विपक्ष एक नया फॉर्मूला लेकर आ गया। मोदी को कैसे हराया जाए, कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, किस सीट पर किसे नहीं लड़ना चाहिए, सारा पेपर वर्क चल रहा है। राहुल गांधी की पार्टी के एक सीनियर लीडर ने यह फॉर्मूला बनाने के लिए खूब दिमाग लगाया है। पूरे देश के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी को 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है, लेकिन ग्राउंड पर उसका कोई रिजल्ट अभी तक नजर नहीं आया है। इस वक्त मोदी कर्नाटक में है। मोदी ने आज 3 रैली की। प्रियंका गांधी बेलगावी में थी, लेकिन राहुल गांधी सीन से आउट है। मोदी 24 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उसकी झलक कर्नाटक में नजर आ रही है। लेकिन विपक्ष की क्या स्ट्रैटेजी है, इस रिपोर्ट से समझिए। मोदी को हराने का एक बिल्कुल नया फॉर्मूला मार्केट में लॉन्च हो गया है। इसमें पार्टी, सीट, रीजन और डिवीजन का पूरा कैलकुलेशन है। यह फॉर्मूला कितना सटीक है, कितना दमदार है, क्या आधार है, पॉइंट बाय पॉइंट समझें। देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को इस फॉर्मूले में 4 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। ए कैटेगरी में 20 राज्य हैं और 209 सीटें हैं। बी कैटेगरी में 6 राज्य हैं, 225 सीटें हैं। अभी सी और डी को कुछ देर के लिए छोड़ दें और सिर्फ ए और बी कैटेगरी को मिला दें तो कुल मिलाकर लोकसभा की 434 सीटें होती हैं। फॉर्मूला कहता है कि अगर ए और बी कैटेगरी पर फोकस कर लिया जाए तो मोदी को हराया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह इतना आसान है, और वो भी तब जब सामने नरेंद्र मोदी है। इनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सांप है। सांप के जहर का है। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है। और मेरे लिए देश की जनता ईश्वर का रूप है, शिव का ही स्वरूप है। इसलिए ईश्वर रूपी जनता के गले का सांप होना भी मुझे स्वीकार है। याद कीजिए, मोदी को हराने का एक फॉर्मूला ममता बनर्जी की पार्टी लेकर आई थी। अब दूसरा फॉर्मूला कांग्रेस लेकर आई है। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर, जिनकी मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों मजबूत हैं, उन्हें लगता है कि मोदी को तभी हराया जा सकता है जब कांग्रेस अपनी सीटें चुन ले और दूसरे विपक्षी दल अपनी सीटें चुन लें। इसके लिए चिदंबरम ने 4 कैटेगरी बनाई। ए कैटेगरी में उन 209 सीटों को रखा गया है जहां कांग्रेस अभी भी बीजेपी से लड़ने की पोजीशन में है। इसे देश के मानचित्र पर समझिए। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, केरल, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, गोवा, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव और दादरा नागर हवेली। इन सभी को मिला दें तो 209 सीटें होती हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। कई जगह कांग्रेस अभी भी मजबूती से चुनाव लड़ती है। एक बार मेरे साथ कर्नाटका की, कर्नाटका की, कर्नाटका की। अब मुझे बताओ, फुल ट्रांसलेट। महंगाई कौन लाया? लूटा किसने? जीएसटी से आपकी कमर किसने तोड़ी? 40% सरकार किसकी है? किसको निकालोगे कर्नाटका से? किसको लाओगे? बोलो मेरे साथ, कांग्रेस आ रही है। याद रखो, युवा निधि योजना, गृह लक्ष्मी योजना, गृह ज्योति योजना,
सब आपके लिए कांग्रेस लाएगी। अब बी कैटेगरी का हिसाब समझिए। इसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना और दिल्ली को रखा गया है। सबको मिलाकर 225 सीटें हैं। यहां कांग्रेस कमजोर है, लेकिन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और स्टालिन जैसे लीडर्स और उनकी पार्टी 24 के चुनाव में मोदी को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन मोदी तो कहते हैं कि उनके सामने जो भी आएगा क्लीन बोल्ड होगा। आज कांग्रेस और जेडीएस दोनों की नींद उड़ाने वाला है। कर्नाटका के विकास में ये दोनों पार्टियां ही सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ा अवरोध है। कांग्रेस और जेडीएस मिलकर चाहे जितना खेल लें, लेकिन कर्नाटका की जनता उन्हें क्लीन बोल्ड करने जा रही है। कर्नाटका के लोगों ने तय कर दिया है, बड़े विश्वास से तय कर दिया है, अनुभव के आधार पर तय कर दिया है। ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकारा। मोदी को हराने का सपना राहुल गांधी का भी है और ममता बनर्जी का भी। अरविंद केजरीवाल भी मोदी को बिल्कुल नहीं देखना चाहते और नीतीश कुमार, अखिलेश यादव की भी यही चाहत है। नीतीश कुमार कोलकाता जाकर ममता बनर्जी से मिलाए हैं। अरविंद केजरीवाल मुंबई जाकर उद्धव ठाकरे से मिलाए हैं। दिल्ली में राहुल गांधी और नीतीश कुमार की भी मीटिंग हो चुकी है और अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी से मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन अभी तक कोई फाइनल फॉर्मूला बन नहीं पाया। बातें खूब हुई, प्लानिंग भी खूब हुई, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर अब तक सारे नहीं आ पाए। मोदी को हराने के लिए नया फॉर्मूला देने वाले चिदंबरम को लगता है कि प्रॉब्लम यहीं पर है। उन्हें लगता है कि पर्सनल इंटरेस्ट छोड़कर एक एक सीट का कैलकुलेशन जरूरी है। जहां से जिस सीट का कैंडिडेट जीते उसे टिकट दिया जाए, क्योंकि टारगेट खुद जीतना नहीं है, मोदी को हराना है। फर्क यहीं पर दिख जाता है। विपक्ष का टारगेट मोदी को हराना है, लेकिन मोदी का टारगेट कुछ और है। कर्नाटका का ये चुनाव सिर्फ आने वाले 5 वर्षों के लिए एमएलए, मंत्री या सीएम बनाने का सिर्फ नहीं है। ये चुनाव आने वाले 25 सालों में विकसित भारत के रोड मैप की नींव को सशक्त करने का है। अस्थिर सरकार इस तरह के बड़े विजन पर कभी काम नहीं कर सकती। अस्थिर सरकारों का कितना नुकसान होता है, ये आपने देखा है। अस्थिर सरकारों की पहचान है जनता के हित वाले निर्णय में देरी करना और भ्रष्टाचार में उतनी ही तेजी करना। हमें कर्नाटका को अस्थिर सरकार से बचाना है। हमें कर्नाटक को कांग्रेस और जेडीएस के भ्रष्टाचारी शिकंजे से बचाना है। पॉलिटिक्स में कैलकुलेशन अच्छी बात है, लेकिन यह बात भी सच है कि सियासत में 2+2 हमेशा 4 नहीं होता। मोदी को अगर पेन कॉपी की मैथमेटिक्स से हराया जा सकता तो ममता दीदी बहुत पहले दिल्ली की कुर्सी की सबसे बड़ी दावेदार होती। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी की पार्टी के नेता डेरेक ओब्रायन भी एक फॉर्मूला लेकर आए थे।
वो फॉर्मूला कहता है बीजेपी का मुकाबला जब भी किसी मजबूत रीजनल पार्टी से हुआ, बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब रहा। पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के एग्जाम्पल दिए गए। डेरेक का कहना था कि राज्यों के नतीजों को अगर केंद्र में ट्रांसलेट कर दिया जाए तो बीजेपी को हराना कठिन नहीं है। बंगाल में ममता बनर्जी, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे लीड करें, तमिलनाडु में स्टालिन, यूपी में अखिलेश यादव, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में राहुल गांधी मोर्चा संभालें। ऐसा करके मोदी को हराया जा सकता है। ममता बनर्जी की पार्टी को लगता है कि ऐसा हुआ तो मोदी के लिए 240 सीटें लाना मुश्किल हो जाएगा। अब नया फॉर्मूला चिदंबरम लेकर आए हैं, लेकिन ऐसे जोड़ घटाने को रिजल्ट में कन्वर्ट करना मुश्किल है। वजह साफ है, नरेंद्र मोदी के जितने भी सियासी दुश्मन हैं, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है और अपनी अपनी पॉलिटिक्स है। इस सरकार ने जनता को लूटा है, जनता समझ रही है, देख रही है। हर स्तर पर लूटा है, हर स्तर पर धोखा दिया है। सर, जिस तरीके से बीजेपी ये भी कह रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस गाली दे रही है मोदी जी को, देखिए इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं, उससे ध्यान मत भटकाइए। मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, विकास नहीं हुआ है, लूटा गया है जनता को, यही मुद्दे हैं। अगर मोदी जी या बीजेपी के जो नेता हैं जनता का ध्यान कहीं और आकर्षित करना चाहते हैं, उसको भटकाना चाहते हैं, तो वो करें, हम नहीं करेंगे। हमारे लिए मुद्दे क्लियर हैं। ये चुनाव जनता के लिए है। जनता चुनती है कि उसकी सरकार कौन सी आएगी, कैसी आएगी, और जनता जानती है कि उसके साथ धोखा हुआ है, लूट हुई है और बदलाव चाहती है। मोदी को हराने वाले लेटेस्ट फॉर्मूले में तीसरी कैटेगरी और चौथी कैटेगरी क्या है, अब वो देखिए। सी कैटेगरी का मतलब है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। यहां नवीन पटनायक जैसे लीडर्स का रोल इंपॉर्टेंट है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि विपक्ष को यहां से कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। अगर सीट कम पड़ी तो यहां की 53 में से ज्यादातर सीटें बीजेपी के फेवर में जाएंगी। डी कैटेगरी में 3 राज्यों को रखा गया है, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर। विपक्ष के लिए यहां कंफ्यूजन वाली स्थिति है। महाराष्ट्र के सबसे बड़े लीडर शरद पवार कह रहे हैं कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है, उसमें अब देर करना ठीक नहीं है। अजीत पवार भी कह चुके हैं कि चीफ मिनिस्टर बनना किसे नहीं पसंद। अब जयंत पाटिल कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो एनसीपी का ही होना चाहिए। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का होगा। अब ये सभी लोगों ने मान लिया है। हमारी पार्टी बहुत तेजी से आगे जा रही है और मुझे लगता है कि पवार साहब के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भविष्य में महाराष्ट्र की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरेगी। भविष्य काळात सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून पुढे येईल। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा सस्पेंस शरद पवार और उनकी पार्टी ने क्रिएट किया है। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस दोनों उसे लेकर टेंशन में हैं। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सस्पेंस है, इसीलिए बीजेपी वहां सारे फॉर्मूले अपना रही है। कांग्रेस भ्रष्टाचार में ही फलती फूलती है, इसलिए वो कभी भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई कर ही नहीं सकते। कांग्रेस ऐसी कोई योजना बना ही नहीं सकती जिसमें घोटाले ना हो। आज भी कांग्रेस के शाही परिवार, उसके करीबी लोग हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर बाहर है। आप सोचिए, जो लोग करप्शन के आरोप में स्वयं जमानत पर बाहर है, वो आज कर्नाटक में आप करके उपदेश दे रहे हैं, जिसके शीर्ष नेता ही भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरे हो, जिस शाही परिवार के सदस्य जमानत पर बाहर हो, वो कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकती। कर्नाटक में कुछ इलाकों में बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है, इसीलिए पार्टी के लीडर्स का डिप्लॉयमेंट भी उसी हिसाब से किया जा रहा है। मोदी को मालूम है कि कब, कहां, क्या कहना है, इसलिए वो हर रैली में अलग तरीके से अपनी बात रखते हैं, अलग अलग स्टाइल में विरोधियों पर अटैक करते हैं। कर्नाटका को भारत का नंबर 1 राज्य बनाने का है, इसलिए कर्नाटका में
डबल इंजन की सरकार जरूरी है। जितने दिन यहां बेंगलुरु में कांग्रेस जेडीएस का गठबंधन रहा, कर्नाटका के विकास पर भी ब्रेक लग गया। जब कर्नाटका में डबल इंजन की सरकार बनी, तब यहां के विकास ने नई गति पकड़ी। साथियों, जैसे आपने केंद्र में तेज गति वाला इंजन लगा रखा है, तो कर्नाटका में भी वैसा ही इंजन बने रहना जरूरी है। कांग्रेस का कमजोर और आउटडेटेड इंजन कभी कर्नाटका का विकास नहीं कर सकता। कर्नाटक में घूम तो प्रियंका गांधी भी रही हैं, लेकिन विपक्ष का कैलकुलेशन और मोदी का जनता से डायरेक्ट कनेक्शन, इन दोनों में बहुत फर्क है। मोदी और उनकी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत भी यही है। एक मंच दिल्ली में सजा है तो एक मंच यूपी के गोंडा में सजा है। दिल्ली के जंतर मंतर में नेता चक्कर लगा रहे हैं, रेसलर्स ताकत दिखा रहे हैं, तो वहीं गोंडा में बृजभूषण अपना सियासी रसूख दिखा रहे हैं। बाहुबली और महाबलियों का यह मुकाबला कानूनी लड़ाई के साथ साथ सियासी लड़ाई भी बन गया है। कांग्रेस पहलवानों के समर्थन में है। अरविंद केजरीवाल पहलवानों से मिले, जंतर मंतर पहुंचे। हरियाणा के नेता भूपेंद्र हुड्डा भी पहलवानों के समर्थन में खुलकर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाट नेता जयंत चौधरी भी जंतर मंतर से लौट चुके हैं। तो आज उनके सहयोगी चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे थे, लेकिन बृजभूषण के मुद्दे पर अखिलेश यादव खामोश हैं। मायावती की पार्टी से भी न कोई बयान आया है, ना ही कोई ट्वीट हुआ। ओम प्रकाश राजभर भी खामोश हैं। सवाल ऐसे में यह है कि उत्तर प्रदेश की पार्टियों में बृजभूषण के मुद्दे पर इतना सन्नाटा क्यों है? पहलवानों की बृजभूषण शरण सिंह के साथ कानूनी कुश्ती चल रही है। पहलवानों ने अपना अखाड़ा जंतर मंतर पर सजाया है। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के समर्थन में सियासी पार्टियों का भी मेला लग रहा है। प्रियंका गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, जयंत चौधरी, सत्यपाल मलिक, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी खिलाड़ियों से मिलने पहुंचे। प्रियंका गांधी को तथ्य पता नहीं थे। दीपेंद्र हुड्डा जो शुरू से इस कहानी के कथाकार हैं, वो बहका करके ले आए, और जिस दिन उनको सच्चाई पता चलेगी, जांच की रिपोर्ट आ जाएगी, उन्हें महसूस होगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए। सांसद जी, आपने प्रियंका गांधी को चैलेंज दिया है कि किसी भी सीट पर जाओ। अरे जिस सीट पर लड़ना चाहे हमारे गोंडा से लड़ जाए, हमारे कैसरगंज से लड़ जाए। केजरीवाल कह रहे हैं कि पुलिस इसमें गंभीर कार्रवाई नहीं कर रही है। अरे इतना झूठा आदमी, उसकी पूरी पार्टी जेल में जाए, वो क्या? फेडरेशन के अध्यक्ष रहेंगे तब तक कुछ भी निष्पक्ष नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य बात है। जब तक वो फेडरेशन के अध्यक्ष है तब तक निष्पक्ष न्याय तो छोड़ दो, न्याय का मात्र होना नहीं, न्याय दिखना भी चाहिए। जब आप उस पद पे बैठे हो तो कहां से न्याय हो जाएगा, और जब आप उस पद की ताकत का दुरुपयोग कर रहे हो तो कहां से न्याय हो जाएगा। मैं तो ये समझ रहा था कि बृजभूषण जी अपने आप जो वो इस्तीफा दे देंगे कि भाई पहले निष्पक्ष जांच होने दो। कल से मीडिया ने एक चीज चलाई कि भाई कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं पड़ी, वो भी कह रहे हैं कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं पड़ी। ओ भैया, कमेटी कौन सी है जी? कोई निष्पक्ष कमेटी है? कोई जैसा उसको लीड कर रहे हैं, सरकार के लोग हैं, सरकार के नेता हैं, सरकार से जुड़े लोग हैं। मेरा तो ऐसा मानना है जिनका रोजगार इस सरकार से चल रहा है वो बेचारे क्या निष्पक्ष हो जाएंगे बताओ। अगर कमेटी बनानी है ना तो चीफ जस्टिस साहब बैठे तो हैं, उनके नेतृत्व में बनवा दो, पता लग जाएगा तुम्हें सारी चीज का कैसे जांच होती है। भी एथलीट है, महिला हैं जो उनके समर्थन में हूँ। इनके साथ जो अन्याय हुआ है, जो गलत हुआ है, जो भूषण जी इनको अपने पद को छोड़ना चाहिए। और जो आज मंत्री हैं कोई भी यहाँ आया नहीं है। मैं यही कहूँगा कि ये लोग मन की बात कर रहे हैं कि हम यहाँ बैठ के मन की बात सुनेंगे, वहाँ बैठ के मन की बात सुनेंगे, पर इन जो खिलाड़ियाँ हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो बहनें हैं, इनके साथ जो गलत हुआ है उनकी मन की बात कौन सुनेगा। खिलाड़ियों का मजमा जंतर मंतर पर लगा है तो बृजभूषण शरण सिंह गोंडा में है।
नंदिनी नगर में अपने कॉलेज में डेरा जमा रखा है। ब्रिजभूषण सिंह के समर्थन में बीजेपी के 3 विधायक और 1 जिला पंचायत अध्यक्ष भी आ गए। उनसे मिलने उनके आवास पहुंचे करनेलगंज विधायक अजय सिंह, बलरामपुर के सदर विधायक पलटू राम, कटरा बाजार विधायक बावन सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्र। इसके साथ ही अयोध्या के साधु संत भी ब्रिजभूषण शरण सिंह के समर्थन में खड़े हैं। अयोध्या जगत गुरु दिनेशाचार्य, महामंडलेश्वर जनार्दन दास, महंत संजय दास, महंत गिरीश दास, मनीष दास, अनिल दास, महंत ब्रिजमोहन दास, शरद दास, हेमंत दास ने ब्रिजभूषण शरण सिंह का समर्थन किया। कहा कि देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, जंतर मंतर से नहीं चलेगा। हम साधु समाज उनके साथ हैं, पूरे विश्वास के साथ। इस बात के लिए हमें उम्मीद है कि हम सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों को मानने के लिए तैयार हैं और जो भी जांच होने वाली है उसका संपूर्ण रूप से हम सहयोग करेंगे। आगे अपना समर्थन दे रहे हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, नैतिकता के आधार पर, मानवता के आधार पर। और नेताजी ने जब से इस बात को कहा है कि हम पूरी तरह से जांच के लिए तैयार हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार के लिए कोई प्रश्न बचता है। जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका हम सम्मान करते हैं। और मैं कहता हूँ अगर जंतर मंतर पे बैठने से न्याय मिलता है तो संत समाज भी चल के जंतर मंतर पे बैठे। देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए आपने हमेशा 24 घंटा अपना समय दिया है और इसलिए हम लोग देखिए, जो संविधान का नियम है, संविधान से ही देश चलता है। आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसकी जांच होगी और जांच से सब पता चल जाएगा। और जंतर मंतर बैठ के अगर प्रदर्शन करके अगर आप अपना दबाव डालते हैं तो संत समाज जंतर मंतर पर बैठेगा अगर वही से न्याय मिलता है। दोनों तरफ से अब बाहुबल दिखाया जा रहा है। पहलवानों की तरफ से विपक्षी पार्टियां मैदान में कूद गई हैं, तो सोशल मीडिया पर #अरेस्ट ब्रिजभूषण नाउ चलाया जा रहा है। ब्रिजभूषण सिंह के सपोर्ट में भी सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले एक्टिव हो गए हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह खुलकर पहलवानों के धरने के पीछे कांग्रेसी नेता दीपेंद्र हुड्डा का नाम ले रहे हैं। इसके साथ ही एक परिवार और एक ही अखाड़े का जिक्र कर रहे हैं कि ये सब साजिश रची गई है। हरियाणा के 90% खिलाड़ी और गार्जियन भारतीय कुश्ती संघ के ऊपर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। ये एक चंद परिवार है, जैसे एक चंद परिवार है, और जितनी लड़कियां निकल करके आई हैं आरोप लगाने वाली, वो एक ही अखाड़े की हैं, एक ही अखाड़े की हैं। और कल बजरंग पूनिया ने सवाल किया था कि हमको कैसे पता चला कि वो एक ही अखाड़े के हैं, क्योंकि हमको नहीं, सारी दुनिया को पता है। महादेव रेसलिंग एकेडमी की ही सारी लड़कियां हैं और जिस एकेडमी के कर्ता धर्ता संरक्षक दाता सब कुछ जो है दीपेंद्र हुड्डा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं, बीजेपी के सांसद हैं, कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के बड़े ठाकुर नेताओं में उनकी गिनती होती है। जो लड़कियां जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं, वो हरियाणा से ओलंपिक विजेता हैं। पूरे घटनाक्रम में सियासत की एंट्री हो चुकी है। मामले को शुरू से ही हरियाणा वर्सेस यूपी बनाया जा रहा है। जाट वर्सेस राजपूत ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है। सभी पार्टियों को महिला रेसलर के मुद्दे में नफा नुकसान दिखाई दे रहा है। यूपी में अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद तीनों साथ हैं। गठबंधन भी है, लेकिन जयंत चौधरी जंतर मंतर पहुंचे, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर जंतर मंतर पहुंचे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता न ही ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं, न ही पक्ष में बोल रहे हैं। हर मुद्दे पर ट्वीट करने वाले अखिलेश यादव की कलम शांत है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी खिलाड़ियों के मुद्दे पर कुछ भी ट्वीट नहीं किया जा रहा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह भी लगातार अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं। अखिलेश यादव और अपने रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव सच्चाई को जानते हैं, वो मुझे बचपन से जानते हैं, हम उन्हें बचपन से जानते हैं। और यहाँ जो रेसलिंग करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें 80% बच्चे ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के विचारधारा वाले परिवार से रहते हैं। वो सब बच्चे मुझे प्यार से नेताजी कहते हैं। वो बताते हैं कि नेताजी हमारे कैसे हैं। आखिर अखिलेश इतने खामोश क्यों हैं? यूपी में नगर निगम का चुनाव चल रहा है। बीजेपी पर पलटवार करने का इससे अच्छा मौका उन्हें कब मिलेगा? अखिलेश की चुप्पी के पीछे की वजह क्या है, तो इसे भी समझ लीजिए। गोंडा, बहराइच, डुमरियागंज,
श्रावस्ती, अयोध्या जिलों में बृजभूषण शरण सिंह की अच्छी पकड़ मानी जाती है। इन इलाकों में ठाकुर वोटों की अच्छी खासी तादाद भी है। इस इलाके में अखिलेश यादव के पास इस कद का कोई बड़ा नेता नहीं है। पंडित सिंह थे जो अब नहीं रहे, लिहाजा अखिलेश भी चुप्पी साधे हैं कि अगर बीजेपी कुछ एक्शन करे तो फौरन ही बृजभूषण को साइकिल की सवारी करा दी जाए और अवध के एक बड़े बेल्ट में 24 का चक्रव्यूह तैयार कर लिया जाए। बीजेपी भी खामोश है। पहलवानों की इस लड़ाई को बृजभूषण ने भी खुद की लड़ाई बताया, न कि बीजेपी पार्टी की। भाजपा की लड़ाई नहीं है, ये आरोप मेरे ऊपर लगे हैं और मुझे ही इस आरोप से बाहर निकलना है और सजा होगी भी तो भाजपा को नहीं होगी, बृजभूषण सिंह को होगी। इस केस को भाजपा पर मत लेकर के जाइए। कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद के नाते आरोप लगा है, सांसद के नाते नहीं लगा है, इसलिए इसमें भाजपा को मत घसीटिए। जो होना होगा वो मुझे होगा, इसमें पार्टी का कोई लेना पार्टी इस्तीफा देने कहते तो दे देंगे तुरंत। सियासी जानकार बताते हैं कि बृजभूषण सिंह पर बीजेपी की कोई भी कार्रवाई एक बड़े रीजन में एक बड़े वोट बैंक को खोने का खतरा साबित हो सकती है। ऐसा क्यों, तो इसे भी समझ लीजिए। बृजभूषण शरण सिंह 1991 में गोंडा से पहली बार सांसद चुने गए, 1999 में दूसरी बार गोंडा से सांसद चुने गए, 2004 में बलरामपुर से बीजेपी के सांसद चुने गए, 2009 में समाजवादी पार्टी से कैसरगंज से चुनाव जीते, 2014 और 2019 में फिर से बीजेपी के टिकट पर कैसरगंज से चुनाव जीते। 1996 में जब वो जेल में थे तो उनकी पत्नी गोंडा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और चुनाव जीती थी। मतलब 1991 से बृजभूषण का परिवार कभी भी कोई चुनाव हारा नहीं। सरकार भले ही उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी की रही हो, बृजभूषण को चुनाव जीतने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि इलाके की 3 सीटों से बृजभूषण चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का पाला इस बार सियासी पहलवानों से नहीं, बल्कि अखाड़े के महाबलियों से है। दोनों तरफ से दाव पेच लगाए जा रहे हैं। रिकॉर्ड देखिए आप, सभी के उनके रिकॉर्ड देखिए आप, क्रिमिनल रिकॉर्ड, किसी खिलाड़ी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है आप यहाँ बैठे उनका। वो देश के लिए मेडल लेके आते हो, मेडलों पे सवाल उठाते हैं। तो आप मंच कैसे दे सकते हो? आप खुद से पूछ लो एक बार। ऐसे अपराधी को मंच देना मतलब कि आप लोग भी उसका सहयोग कर रहे हो कहीं ना कहीं। जो बचना चाहता है, जो अपना बचाव कर रहा है, झूठे प्रोपेगेंडा चला के, झूठी चीजें चला के, पैसा है तो उससे वो ट्रेंड चलवा रहा है। जब लास्ट टाइम हम जंतर मंतर पे बैठे थे तो वो चलवा रहा था कि बृजभूषण नहीं तो बीजेपी नहीं, तो शायद सरकार पे बृजभूषण का प्रेशर है। मुझे कैसा लग रहा है? कौन कराता है ट्रायल, कौन कराता है निष्पक्ष ट्रायल, कौन कराता है, टीम कौन गठित करता है, वीजा कौन लगाता है, पासपोर्ट कौन लगाता है, स्पॉन्सर कौन लाता है, मेरा भी रोल है ना। हम नहीं मानते ना माने, लेकिन मेडल ही अगर एक परिभाषा है कि वो मेडल है इसलिए उनके सारे गुनाह माफ हैं, जो कहें सही है। तो हमारे देश में एक ऐसा खिलाड़ी भी है, जबकि मैं दुर्भाग्य समझता हूं उस खिलाड़ी का, उसके साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन 2 मेडल लेने वाला जेल में है। बृजभूषण शरण सिंह अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, लेकिन उनके तेवर में कोई कमी नहीं है, तो उसकी वजह भी जान लीजिए। बृजभूषण की देवी पाटन मंडल में अच्छी पकड़ मानी जाती है। बृजभूषण ने यह पकड़ कैसे बनाई, तो इसे भी समझ लीजिए। बृजभूषण शरण सिंह के पास गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती जिलों में 54 कॉलेज हैं, जहां लाखों छात्र हैं जो हर तबके के हैं, शिक्षक भी हैं, वो भी हर तबके के हैं। यही वजह है कि इतने जिलों में बृजभूषण की पकड़ करीब करीब हर घर तक है। बृजभूषण को यह भी पता है कि कहां से वोट मिलता है, कहां से वोट नहीं मिलता है। सियासत के माहिर खिलाड़ी बृजभूषण दावा कर रहे हैं कि उन्हें फंसाने की लंबी साजिश है, जिसका सबूत भी उनके पास है, जो जांच कमेटी को वो सौंप चुके हैं। ये लड़ाई अब खिलाड़ियों के हाथ से निकल चुकी है। ये पॉलिटिकल पार्टियों का इसमें जो है प्रवेश हो चुका है, और जिसके लक्षण मुझे कम से कम मुझे पहले दिन से दिखाई पड़ रहे थे, और मैं देख रहा था कि ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है ये खिलाड़ियों की स्वयं की आवाज नहीं है, ये आवाज बनाई गई है, सिखाई गई है। कौन से आपको लगता है कौन भड़का रहा है इन लोगों को? ये बातें बहुत बार आ चुकी हैं। सांसद जी, वो ऑडियो किसका था जो आपने दिया है? किसको? जो आप कमेटी के सामने, बजरंग पूनिया। वो किससे बात कर रहे हैं? बजरंग पूनिया एक लड़की से बात कर रहे हैं,
और उससे कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर कोई लड़की उपलब्ध कराओ। ब्रिजभूषण और पहलवानों की इस नूरा कुश्ती को लेकर सियासी उथल पुथल भी मची हुई है। हरियाणा वर्सेस यूपी तो हो ही रहा है, जाट वर्सेस राजपूत भी शुरू है। ब्रिजभूषण पर एफआईआर हो चुकी है, लेकिन सियासी पार्टियां अपना नफा नुकसान भी देख रही हैं। कैसे, इसे भी समझिए। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीट हैं, जिसमें से 5 सीटों पर जाट वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। लेकिन जाट वोट के 3 दावेदार हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आईएनएलडी के अध्यक्ष अभय चौटाला और जेजेपी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला। तो वहीं जानकार बताते हैं कि ब्रिजभूषण सिंह यूपी के जिस इलाके से आते हैं, उस इलाके की करीब 5 लोकसभा सीट पर उनका असर है। 3 सीट से तो खुद ब्रिजभूषण सांसद रह चुके हैं। ब्रिजभूषण जिस इलाके से आते हैं, ठाकुर बाहुल्य इलाका माना जाता है। यही वजह है कि हरियाणा से लेकर यूपी तक बीजेपी के नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह के मुद्दे पर खामोश है, या एक जांच की बात दोहरा रहे हैं। अब एक समीकरण हरियाणा का और समझिए। हरियाणा में करीब 25% जाट वोटर हैं। बावजूद इसके बीजेपी ने गैर जाट सीएम मनोहर लाल खट्टर को बनाया है। बीजेपी हरियाणा में गैर जाट पॉलिटिक्स पर फोकस करती है, क्योंकि जाटों पर 3 बड़े दावेदार हैं। यही वजह है कि ब्रिजभूषण इस पूरे खेल में कांग्रेस पर सीधे हमलावर हैं। प्रियंका गांधी को सीधे चुनौती दे रहे हैं कि आकर चुनाव लड़ जाएं। जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी, जितना देखते हैं अभी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उसके ऊपर ही हमारा नेक्स्ट डिसीजन रहेगा। लेकिन हमारा अभी भी यही फैसला है कि उनको जेल में डाला जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए, जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे, वो उस पद का गलत यूज़ करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे। और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है, देश की अदालत के सामने भी हम आए हैं, पूरे देश पे हमें विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। ये पद उन्होंने दिया है कि हमारी क्षेत्र की जनता ने दिया है? ये पद उन्होंने दिया है कि हमारी क्षेत्र की जनता ने दिया है? नहीं, कुर्सीसन की बात नहीं, सांसदी के सांसद एक अहम सवाल बात के क्रम में निकला है कि अगर उनको बहुत गुमान है कि हम लोग बहुत छोटे नेता हैं, प्रियंका जी की बात कर रहा हूँ कि वो बहुत गुमान है कि वो बहुत बड़ी नेता है, तो वहाँ जिस भी सीट से लड़ना चाहे आकर के लड़ लें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।